हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो 16 तारीख का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस। दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे हम, जिसमें हम आज 30 क्वेश्चंस को करेंगे। इससे संबंधित भी हम जो भी उससे संबंधित तथ्य हो सकते हैं उनको भी आज हम देखेंगे, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम में, आगामी शिफ्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस। ये 16 तारीख का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं हम, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कि इसरो द्वारा चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, 2008 को। चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। किससे, GSLV मार्क 3, इसको बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। ठीक है, GSLV मार्क 3, जिसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक और होता है दोस्तों PSLV, इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो याद रखिएगा, ये दोनों लॉन्च व्हीकल है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 में देखिए 3 कंपोनेंट थे, लूनर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। रोवर का नाम था प्रज्ञान, लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसरो। तो इसरो की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कम फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 को बनी थी ये। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था। ठीक है, पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो वो था आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से, रसिया की सहायता से। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। हमारे जो इसरो है उसके 3 स्पेस पोर्ट, अभी फिलहाल में 2 स्पेस पोर्ट हैं, तीसरे को प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है, इसको सार बोलते हैं या SDSC भी बोलते हैं। ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन स्पेस सेंटर। दूसरा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ पर है, ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है, उसके बाद तीसरा अभी प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कहाँ पर है ये थुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। ये है कुलशेखरापट्टनम में। ठीक है, ये याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है, तो चीफ यानी चेयरमैन है के सिवन। ठीक है, के सिवन जी। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था चंद्रयान के बारे में, सेकंड में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में 2008 में इसरो के चीफ कौन थे, तो ये थे जी माधवन नायर। आपको क्या, ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे DRDO, इसरो, ठीक है, हमारे सभी आर्मी चीफ, इन सभी के जो हेड हैं वो याद होने चाहिए। देखिए फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या बोला है, 2 में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय है दोस्तों द हैग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो UN का ही एक पार्ट है। ठीक है, UN का ही एक पार्ट है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 9 वर्ष का। प्रत्येक 3 साल बाद में 5 जज जो है वो क्या है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कब से कब चुने गए थे, 1985 से 88 में। इसके बाद आगे हम बात करें तो बेनेगल नरसिंह राव जी, ये क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश चुने गए थे 1952 से 1953 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इसी दिन को हम क्या प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम इसको मनाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आज की शिफ्ट में दोस्तों महात्मा गांधी से दोनों शिफ्टों में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम आंदोलन पूछा गया है, जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उसके बाद प्रथम आंदोलन इन्होंने कहाँ किया, 1917 में चंपारण में किया था, बिहार में, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता भी कई बार आया हुआ है, तो ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। गांधी जी देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और तीनों में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे भारत की तरफ से, तो वो थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, गांधी जी जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी केवल 1924 में एक बार उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, कहां पर, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम में 1924 में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी आया हुआ है कि भाई बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो ये बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी, यूपी में। फतेहपुर सीकरी जो है ये 40 किलोमीटर दूर है आगरा से। इस बुलंद दरवाजे को बोलते हैं डोर ऑफ विक्ट्री। इसे मुगल बादशाह ने बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, 1602 में। और ये जो दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनपुट से, इनपुट डिवाइस से, कि इन चारों में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे पार्ट होते हैं जिन्हें हम फिजिकल रूप से टच कर सकते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में लगे होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके अंदर प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर भी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट यानी जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में सूचनाओं को या जानकारी को डालते हैं, सूचनाओं को डालते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेब कैम, जॉयस्टिक, OCR रीडर, बार कोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, स्मार्ट कार्ड रीडर। ये सभी क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं जिनसे हम कंप्यूटर में सूचनाओं को डालते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिनसे हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जिनसे हमें सूचना या जानकारी मिलती है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, GPS डिवाइस। ठीक है, नंबर 3 देखिए दोस्तों, नंबर 3 पे होते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस वे होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी जानकारियों को, सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव में, CD ड्राइव में, USB स्टिक्स में, CD ड्राइव में, DVD ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, फ्लॉपी डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, ब्लू रे ड्राइव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी JJ थॉमसन ने। प्रोटॉन की भी पूछी जा सकती है, रदरफोर्ड ने की है। न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुआ था। देखिए 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो इसमें जो है गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे वो भी सम्मिलित हो गए, और उसमें कांग्रेस लीग जो है शामिल हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, सॉरी, और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के समझौता किया था जिसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल भी, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन पूछा था लीपुलेख दर्रे के बारे में कि लीपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो लीपुलेख दर्रा है दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक नीति दर्रा भी है और एक माना दर्रा भी है। ठीक है, ये दर्रे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए हम देख लेते हैं पहले J&K के। बुर्जिल दर्रा J&K में है, जोजिला दर्रा है और पीर पंजाल है, साथ ही साथ काराकोरम भी है। उसके बाद हम बात करें नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो ये है सिक्किम में। शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा भी है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा पूछा जाता है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लावनी किस राज्य से संबंधित है। देखिए लावनी दोस्तों एक लोक संगीत है और ये संबंधित है महाराष्ट्र से। लावनी क्या है, एक लोक संगीत है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के दो लोक नृत्य भी हैं, इंपॉर्टेंट है, तमाशा और दशावतार, ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य राज्यों के मैंने लोक नृत्य इसमें डाल दिए हैं आगामी एग्जाम के लिए, जैसे राउफ या जाबरो, ये J&K के हैं। घूमर कई बार पूछा गया। कालबेलिया गणगौर ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। यक्षगान करगा ये कहाँ के हैं, कर्नाटक। पांडवानी छत्तीसगढ़ का है। मटकी कर्मा गणगौर ये MP का है। बिहू कहाँ पर होता है, असम में। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ पर होते हैं, पंजाब में। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर की PDF प्राप्त करनी है तो आप ज्ञान डिपो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं रोजाना इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो है जन्म कब हुआ, यानी ये दोनों राज्य कब बने थे। तो ये राज्य बने थे 1 मई 1960 को, और इन दोनों राज्यों का 1 मई 1960 को ही स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र से संबंधित पहले देख लेते हैं। यहाँ के CM कौन है, यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा की सीट है 19, लोकसभा की सीट है 48। ठीक है, बात करते हैं गुजरात की। यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के CM विजय रूपानी, और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल क्या है यहाँ की, गांधीनगर। गुजरात से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी तटीय रेखा है, 1600 किलोमीटर। नंबर 2 पर स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भारत के 9 राज्य हैं जिनकी जो रेखा है तटीय, वो जिनकी रेखा तटीय है, जिनकी सीमा तटीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछा गया था कि UNO की स्थापना कब हुई थी। तो UNO की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट में 193 मेंबर है, ये भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि कितने मेंबर है, तो 193 मेंबर है, और 193वां मेंबर है दक्षिणी सूडान, ये भी पूछा जा सकता है। इसके महासचिव कौन है वर्तमान में, तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ का हैं, ये पुर्तगाल के निवासी हैं। जनवरी 2017 से ये इसके महासचिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सोनार से कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो समुद्र की गहराई में, सागरों की गहराई में डूबी हुई वस्तु या पनडुब्बी आदि की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसमें कि सोनार में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है। तो सोनार में दोस्तों हम करते हैं पराश्रव्य का यूज, पराश्रव्य तरंगों का। रात में चमगादड़ आसानी से उड़ लेता है, वो भी पराश्रव्य तरंगों के कारण ही आसानी से उड़ लेता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रडार की फुल फॉर्म क्या है। तो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रियो पैरा ओलंपिक, जो रियो डे जेनेरिया में पैरा ओलंपिक गेम हुए थे 2016 में, उसमें पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो वो थी दीपा मलिक, जिन्होंने शॉट पुट में क्या है सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, पैरा ओलंपिक गेम 2016 में भारत ने कुल 4 मेडल जीते थे, जिसमें 2
गोल्ड थे, एक सिल्वर और एक ब्रोंज। गोल्ड मेडल किस किसने जीता था? तो मरियप्पन थंगावेल्लू ने जीता था हाई जंप में, और देवेंद्र झंझरिया ने जीता था जेवलिन थ्रो में। ठीक है, वरुण सिंह भाटी ने जीता था ब्रोंज मेडल। ठीक है, वरुण सिंह भाटी ने जीता था ब्रोंज मेडल। अब आगे बात कर लेते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 की। ये क्यों इसमें मैंने ऐड किया? क्योंकि दीपा मलिक और बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया कौन है? रेसलर हैं। ठीक है, और दीपा मलिक कौन है? पैरा ओलंपिक है। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2019 में। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? 5 खिलाड़ियों को, 5 पर्सन्स को ये दिया गया है। क्रिकेट से रोहित शर्मा को, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश फोगाट रेसलिंग से, रानी रामपाल हॉकी से, और मरियप्पन थंगावेल्लू पैरा एथलेटिक्स। इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। ठीक है, पहले अवॉर्डी कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के? तो ये थे 1991-92 में विश्वनाथन आनंद, चेस के खिलाड़ी। इसमें कितनी रिवॉर्ड राशि दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत से कि दिल्ली में जो है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो देखिए, जॉर्ज 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था किसके स्वागत में? किंग जॉर्ज 5 यानी किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और उसी आयोजन में 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी, और बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया। अब दिल्ली से संबंधित देख लेते हैं हम कि दिल्ली से संबंधित ये इंपॉर्टेंट है 69 अमेंडमेंट। ये क्या है? ये अमेंडमेंट किया गया था 1991 में, और इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया था, और दिल्ली के लिए स्पेशल विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में दिल्ली के CM कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप पार्टी के हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। डिप्टी CM कौन है? मनीष सिसोदिया। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। विश्व में अगर पूछे तो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, किसमें? कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने कुछ और अन्य इसमें क्रांतियां डाल दी हैं आने वाले फेज 2 फेज 3 एग्जाम्स के लिए। जैसे हरित क्रांति किससे थी? तो ये खाद्यान्नों से थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी से। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य पालन से। पीली क्रांति है तिलहन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से या प्याज के उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति है कपास के उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कि ये कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, भरतपुर पक्षी विहार या घाना पक्षी विहार, ये भी है भरतपुर में। ठीक है, राजस्थान में इसी को बोला जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एक रामसर साइट है। कैसी साइट है? एक रामसर साइट है। कुछ अन्य हम राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। इनमें रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का भी टाइगर रिजर्व है, और मुकुंदरा हिल्स भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघों के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, परियोजना 1973 में चलाई गई थी। ठीक है, चलिए राजस्थान की झीलें इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। सांबर झील ये एक रामसर साइट है, ये भी राजस्थान में पड़ती है। पिछोला झील भी राजस्थान में पड़ती है। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील,
ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? जयपुर है। लेकिन यहाँ का जो हाई कोर्ट का जो पेरेंट्स है वो कहाँ पर है? वो जोधपुर में है। सीएम कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत जी कांग्रेस के, और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ठीक है। एरिया के हिसाब से राजस्थान का कौन सा रैंक है? तो एरिया के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी इसकी फर्स्ट रैंक है। दूसरी रैंक है एमपी की, तीसरी महाराष्ट्र की और चौथी है यूपी की। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1977 और 79 के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, चौथे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। चौथे पीएम थे ये मोरारजी देसाई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। और मोरारजी देसाई जो है दोस्तों पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1951 में। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? अभय घाट है उसका नाम, वो है अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। वर्तमान में कौन है प्राइम मिनिस्टर? तो 14वें प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा कौन सी चल रही है? तो ये 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से 2024। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है। और ये कहाँ से एमपी हैं? ये कोटा राजस्थान से सांसद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या होती है? जनसंख्या घनत्व होता है। तो एक वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहते हैं 17 लोग। ठीक है दोस्तों, 17 लोग सबसे कम रहते हैं। अगर सर्वाधिक पूछा जाता तो बिहार कितने? 1106। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो, जैसे साक्षरता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम साक्षरता किसकी है? सर्वाधिक वो है केरल की। नंबर 2 पे है मिजोरम। सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की 61.8। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए शिशु लिंगानुपात, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल लिंगानुपात को छोड़ करके शिशु लिंगानुपात पूछा जाता है। ये सबसे अधिक है अरुणाचल प्रदेश में। शिशु लिंगानुपात क्या होता है ये समझिए। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ही लिंगानुपात होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 972 है महिला, ये शिशु लिंगानुपात है। यहाँ पे मिजोरम में 970, हरियाणा में सबसे कम है 834 और पंजाब में 846। ठीक है दोस्तों। अब लिंगानुपात देख लीजिए वर्तमान में क्या स्थिति है। तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084। ठीक है। तमिलनाडु में 996 है। अच्छा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम है लिंगानुपात 879, जम्मू कश्मीर में 889। अब एक ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत में है वो किस राज्य में है? यानी सबसे प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो ग्रामीण कहाँ पर है? तो वो है मैक्सिमम है हिमाचल प्रदेश में, सबसे कम है गोवा में। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा है यूपी में और सबसे कम है सिक्किम में। ठीक है दोस्तों। अब शहरी जनसंख्या देख लेते हैं, उल्टा होगा। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से बिल्कुल गोवा होना चाहिए और यहाँ पर हिमाचल। लेकिन जनसंख्या जैसी आती है तो इसमें आता है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या अगर देखें तो वो महाराष्ट्र में, सबसे कम है सिक्किम में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जुलू जनजाति पाई जाती है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। मैंने कुछ अन्य इंपॉर्टेंट जनजातियों भी ले ली हैं जो विश्व मतलब इंटरनेशनल हैं। भारत की जनजाति से संबंधित मैं एक वीडियो जल्दी आपके लिए बना दूंगा। तो देखिए जनजाति, ये यहाँ पे जनजाति है, यह इसके क्षेत्र हैं। एस्किमो जनजाति पाई जाती है कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में। माओरी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। खिरगीज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। मसाई पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका में, स्पेशली पशुचारण के लिए फेमस है। पिग्मीज पाई जाती हैं जायरे कांगो बेसिन अफ्रीका में। रेड इंडियंस पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। बुशमैन पाई जाती है कालिहारी मरुस्थल में।
बोरा जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन में। आइनू पाई जाती है जापान में, और बद्दू इंपोर्टेंट है, ये पाई जाती है अरब में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत का सबसे क्लीनेस्ट शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये है इंदौर दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के हिसाब से इसको करवाता है दोस्तों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रत्येक वर्ष आयोजित इसको करवाता है। इसके हिसाब से जो सबसे स्वच्छ शहर था 2020 में वो था इंदौर, दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत, और तीसरे नंबर पर था नवी मुंबई। सबसे डर्टीएस्ट यानी सबसे गंदा शहर था पहले नंबर पे पटना, उसके बाद ईस्ट दिल्ली, और उसके बाद चेन्नई। इंदौर जो है लगातार 4 वर्षों से इस स्थान पर काबिज है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया था कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, एक जल्दी मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कांग्रेस के अध्यक्षों से संबंधित, जो कि जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है उससे संबंधित। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1985 में इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, व्हाई आई एम हिंदू, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। देखिए TCP का फुल फॉर्म पूछा गया था, टी कंप्यूटर से संबंधित, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कुछ अन्य 10 और मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, जैसे UPS का क्या होता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। SMPS इंपोर्टेंट है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इंपोर्टेंट आ सकता है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोबोल एक लैंग्वेज होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है। ALU होता अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए एक होता डोस होता डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एयरपोर्ट से संबंधित, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है अमृतसर पंजाब में। मैंने कुछ और इंपोर्टेंट हवाई अड्डे 4-5 ऐड कर दिए हैं, जैसे ये भी कई बार पूछे गए हैं, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर MP में। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु कर्नाटक में। दाम्बोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। इसको अमोसी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ अन्य इंपोर्टेंट मैंने डाल दी हैं। वैसे तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसकी सभी योजनाओं को आपको याद रखना, लेकिन उससे पहले की मैंने 4-5 योजनाएं डाल दी हैं। अगर मैं सभी योजनाएं इसमें डाल दूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी 2 अक्टूबर 1993 में। मध्याह्न भोजन योजना इंपोर्टेंट है, कई बार आई हुई है। जो मिड डे मील योजना है ये वही है जो स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लंच जो दिया जाता है। 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड 1958 से। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 से। सर्व शिक्षा अभियान ये आई थी 2001 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट डोमेन से संबंधित। गवर्नमेंट डोमेन होती है .gov, ठीक है ना, .gov। डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन होता है कि जिसकी सहायता से कोई भी जो इंटरनेट उपयोग करने वाला है वो वेबसाइट से तक कैसे पहुंचेगा। जैसे google.com डालते हैं या yahoo.com डालते हैं। कुछ इंपोर्टेंट डोमेन मैंने आपके लिए इसमें डाल दिए। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो उसकी जो डोमेन होगा वो .int होगा। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा कोई, तो उसका जो डोमेन होगा .info होगा। अगर कोई कमर्शियल होगा तो उसका होगा .com। गवर्नमेंट का होगा .gov। एजुकेशन से संबंधित होगा तो .edu। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका होगा .org। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया था वेब ब्राउजर से संबंधित। देखिए वेब ब्राउजर होते हैं दो टाइप के, टेक्स्ट वेब ब्राउजर और एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी और ओपेरा। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में यूनिसेफ का जो गुडविल एम्बेसडर थी वो कौन थी? तो वो थी प्रियंका चोपड़ा जी। ठीक है, यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर 2018 में कौन थे? प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, कब फॉर्म्ड हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ऑक्सीजन परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं दोस्तों आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स आप सभी जानते हैं ब्लड में तीन कंपोनेंट से बना होता है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, नंबर 2 होता है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसल्स और नंबर 3 होती हैं प्लेलेट्स। ठीक है, नंबर 3 होती हैं प्लेलेट्स। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है? आरबीसी करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल, उसका जो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है। एक क्वेश्चन हड़प्पा संबंधित आया था, कुछ इस तरीके से पूछा था कि इसमें से हड़प्पा से संबंधित कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पादपों में हम बात कर लेते हैं कि पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता। पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता? तो पादपों में दो टर्म्स होती हैं, आप याद रखिए, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम वे होते हैं जो पौधों की जड़ों से जल को और खनिजों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों, और ज्ञान डीपो के साथ बने रहिए तैयारी जीत के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की ही वीडियो मैं अन्य लाता रहूँगा। आप ज्ञान डीपो पर जाइए और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, जय हिंद।